तो फ्लैश मूवी का बेस्ट सेलिंग पॉइंट क्या था? इसका मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझाना और साथ ही में ये बताना कि ये कैसे ही करंट के जो डीसीयू चल रहा है उसको रिसेट करके दोबारा से नए डीसीयू को खड़ा करने वाला है। एट सम पॉइंट ये सब कुछ हो भी चुका है, लेकिन अब भी हम लोगों के पास ये क्लियर आंसर नहीं है कि इस समय डीसी में क्या कुछ चल रहा है, कौन सा कैरेक्टर अभी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कौन सा कैरेक्टर अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, और हमें ये पूरा डीसीयू का रंडी रोना कब खत्म होता देखने को मिलेगा। अगर ओवरऑल मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो हमें दिखता है कि शुरुआती से फ्लैश बेन एफ्लेक के बैटमैन के साथ मिलकर कुछ क्रिमिनल्स को रोक रहा था। इसी के बीच में हमें वहां पर वंडर वुमन का कैमियो भी देखने को मिलता है और हमें ये देखने को मिलता है कि फ्लैश यहां पर एक लूप होल निकाल लेता है, जहां पर उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल करके किसी भी एक फिक्स पॉइंट के ऊपर निकल सकता है जहां पर भी वो चाहता है। तो यही वो सोचते हुए जब सोच लेता है कि ये सब वो कर सकता है, तो वो सोचता है क्यों ना अपनी वो मरी हुई माँ को जाकर पास में जाकर बचा सकता है। खैर बैटमैन इसको समझाता है कि तुम इस तरह से बिल्कुल नहीं कर सकते, और फ्लैश भी कहीं ना कहीं पे इस सब के कॉन्सिक्वेंसेस को जानता था कि अगर उसे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो चीजें बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। लेकिन वो सब कुछ होता है, वो जब पास में जाता है अपने पास्ट को चेंज कर लेता है तो काफी चीजें बिगड़ जाती हैं। फ्लैश यहाँ पर आके अब फंस चुका है, वो अपनी पावर्स को खो चुका है और वो देख रहा है कि जनरल ज़ॉर्ड दोबारा आ चुके हैं अब अर्थ के ऊपर अटैक करने के लिए। अब सुपरमैन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहां पर सुपर गर्ल एग्जिस्ट कर रही है, वो भी रशियन के अलावा कैप्चर कर ली गई हैं। और वो जब एक्वामैन और वंडर वुमन को ढूंढने जाता है तो इस तरह के कैरेक्टर वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो वो बची कुची अपनी एक सस्ती जस्टिस लीग बनाता है जिसमें फ्लैश के दोनों वेरिएंट्स हो गए, सुपर गर्ल हो गई और माइकल कीटन का बैटमैन हो गया। तो ये सब मिलकर जनरल ज़ॉर्ड को रोक लेते हैं एंड फिर लास्ट में एंट्री होती है मूवी के मेन विलन की, जिसकी वजह से ये सारे इवेंट हो रहे थे और वो और कोई नहीं था, डार्क फ्लैश ही था। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि डार्क फ्लैश के बारे में हमें और ज्यादा बताया जाए। तो डार्क फ्लैश ने इतने ज्यादा कांड कर दिया था या इतनी ज्यादा गड़बड़े कर दी थी कि हमें मल्टीवर्स भर के सुपरमैन देखने को मिल रहे हैं और सारे यूनिवर्स आपस में कोलैप्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फ्लैश दोबारा से अपनी गलती को सुधारता है, इन सब चीजों को ठीक कर देता है और लास्ट तक उसको लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन जब मूवी के एंड में दोबारा से बेन एफ्लेक के बैटमैन की एंट्री होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ का ब्रूस वेन अब बूढ़ा हो चुका है और ब्रूस वेन बैटमैन ही नहीं है। और बस यहाँ पे मूवी ही खत्म। पोस्ट क्रेडिट सीन के नाम के ऊपर एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम मूवी की हाइप बनाने के लिए सिर्फ हमें जोक्स दिखा दिया है। मूवी के अगर अब अच्छाइयों के बारे में बात करें तो सबसे पहला आ जाता है इसके कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर्स के बीच में हमें जो बॉन्ड देखने को मिलता है, जो इमोशन देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दूसरी अगर एक्टिंग की बात करें तो इज़रा मिलर की एक्टिंग इन सब में बेस्ट थी। हमें इज़रा मिलर के 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, आई मीन 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं और आपको वो तीनों वेरिएंट अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके बिहेव करने का तरीका और बात करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। खैर ये बात तो माननी होगी कि जितने भी एक्टर्स मल्टीवर्स या वेरिएंट वाले एक्टिंग करते हैं उनका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ वो अपने कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। चाहे हम मार्वल में कैंग को प्ले कर रहे हैं, जोनाथन मेजर्स की बात करें, और चाहे हम डीसी में बात कर रहे हैं इज़रा मिलर की। खैर ये दोनों ही आदमी कांडी हैं और कांड तो कर चुके हैं। खैर ये मूवी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने के साथ साथ फ्लैश की ओरिजिन मूवी भी थी। हमें इसमें फाइनली ये देखने को मिल चुका है कि फ्लैश को उसकी पावर्स कैसे मिली थी। हम आखिरी बार अब माइकल कीटन के बैटमैन को भी देख चुके हैं और इस मूवी में मैं बहुत बड़ा स्पॉइलर दे देता हूं कि माइकल कीटन का बैटमैन मर चुका है और साथ ही में सुपर गर्ल भी मर चुकी हैं। खैर इससे थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके ऊपर मैंने बताया था कि कैसे साशा कैली की सुपर गर्ल हमें इसमें पहली बार और आखिरी बार एज अ सुपर गर्ल देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ की सुपर गर्ल का तरीका कुछ और है और जेम्स गन जितना भी सुपर गर्ल के बारे में बता चुके हैं उनका विजन कुछ और ही चल रहा है। इसी के साथ मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली फील हुए। मूवी छोटी सी थी और इसमें इन्होंने दुनिया भर के कांड डालने की कोशिश की है, जैसे फ्लैश का टाइम ट्रेवल करना, जनरल ज़ॉर्ड का वापस आना, इन सारे सुपर हीरो का एक जगह होना और साथ में डार्क फ्लैश को भी दिखा देना, जिससे ये समझ आता है कि इवेंट बहुत ही जल्दी फास्ट चल रहे हैं और हमें इनको स्क्रीन टाइम के ऊपर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। वीएफएक्स की कमी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें किसी डीसी मूवी में ये कहने को मिलेगा कि यहाँ इसका वीएफएक्स कम रहा है। मूवी में ह्यूमर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है और ऐसा नहीं है कि ये ह्यूमर सारा ख़राब है। मूवी अच्छी खासी ह्यूमर दिखाती है, अपने जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे डार्क हो रही है, जहाँ पे ज़रूरत है इमोशनल हो रही है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ ह्यूमर दिखा रही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें ह्यूमर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मूवी में यूज़ किया गया है, जो मुझे पर्सनली बहुत भी अच्छा नहीं लगा है। अगेन मैं यही कहूँगा कि इस मूवी को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ये डायरेक्टर का पूरा विजन नहीं है। आप लोगों ने अब तक ये बात तो सुनी होगी कि डायरेक्टर ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि फ्लैश के सीक्वल की उन्होंने पूरी स्टोरी राइट कर चुके हैं और उसके ऊपर वो काम करना चाहते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि एडी मुशेटी इस मूवी में पूरी तरह से इस स्टोरी को कंप्लीट नहीं करना चाहते थे। वो इसको 2 पार्ट में तो खींचने वाले ही थे। तो इसका पहला पार्ट तो हमें अब देखना होगा क्या जेम्स गन एडी मुशेटी को ये कंफर्म कर देते हैं, क्या वो इसका सेकेंड पार्ट भी बना सकते हैं।